हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा। और आज का ये जो वीडियो रहेगा, हम लोग इसमें जो है 8 से लेकर 15 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 7 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था, तो उससे आगे की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और देखो इसमें क्या बोला गया है। RBI हैज़ रिसेंटली इंक्रीज द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर बैंक्स टू मेंटेन द लिक्विडिटी कवरेज रेशियो LCR ऑन डिपॉजिट्स एंड other extension of funds received from the non-financial small business customers. What is the increased limit? ठीक है, RBI ने हाल ही में गैर वित्तीय लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमा और अन्य धन के विस्तार पर तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखने के लिए बैंकों की सीमा बढ़ा दी है। बढ़ी हुई सीमा क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7.5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 7.5 करोड़ रुपए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और पहले यह लिमिट जो थी 5 करोड़ की थी, बढ़ाने से पहले यह लिमिट जो है 5 करोड़ रुपए की थी, तो ये भी आप लोग याद रखना। ठीक है, और अब इसे बढ़ाकर 7.5 करोड़ कर दिया गया, लगभग 50% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लगभग 50% बढ़ा दिया गया है। और ये सभी कॉमर्शियल बैंक्स को जो है LCR अब 7.5 करोड़ जो है ये मेंटेन करना होगा। तो बस वन लाइनर ही करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है 7.5 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑफर फास्टैग बेस्ड स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन व्हिच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद पार्क प्लस। फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान पेश करने के लिए हाल ही में किस भुगतान बैंक ने पार्क प्लस के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक इसका आंसर हो जाएगा। पार्क प्लस जो है वो फास्टैग के थ्रू पार्किंग बिजनेस में इन्वॉल्व है और एयरटेल पेमेंट बैंक ने भी इसी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। एयरटेल पेमेंट बैंक की बात हो रही है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली में। और इसके MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अनुव्रता विश्वास जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। एयरटेल का मैंने बता दिया, बाकी और भी जो ऑप्शन में पेमेंट बैंक दी गई हैं इनका हेडक्वार्टर, इनके MD एंड CEO आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, in order to make Aadhaar enabled payment system AEPS more standardized, NPCI has introduced limit for cash withdrawal and mini statements. What is the cash withdrawal limit per transaction for micro ATMs of AEPS? ठीक है ना, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को और अधिक मानकीकृत बनाने के लिए NPCI ने नगद निकासी और मिनी स्टेटमेंट के लिए सीमाएं पेश की हैं। AEPS के माइक्रो ATM से प्रति लेन देन नगद निकासी की सीमा क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक्सटेंड कर रहा हूँ थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं, तो जो लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं आप लोग बना लेना इसको। ठीक है ना, तो NPCI के द्वारा जो कुछ भी ये गाइडलाइन जारी की गई, इसके लिए NPCI ने गाइडलाइन जारी किया है। तो जो कुछ भी गाइडलाइन जारी की गई हैं इसे 15 जनवरी 2022 तक इम्प्लीमेंट करने की डेडलाइन भी दी गई थी। ठीक है ना, आज मैं 16 जनवरी की इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की जो डेडलाइन दी गई थी 15 जनवरी 2022 तक की इसकी गाइडलाइन दी गई थी। और साथ ही साथ में कुछ और पॉइंट्स भी हैं इस गाइडलाइन की जो NPCI की थी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना, तो ये जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार एक्वायरिंग बैंक को मिनिमम लिमिट ऑफ 5 अप्रूव्ड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शंस पर कस्टमर पर टर्मिनल पर डे इंप्लीमेंट करना होगा। फिर से सुनो, एक्वायरिंग बैंक को मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 अप्रूव्ड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पर कस्टमर पर टर्मिनल पर डे इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है ना, 5 अप्रूव्ड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पर कस्टमर पर टर्मिनल पर डे, ये इतना मेंटेन करना होगा। ठीक है, और AEPS के माइक्रो ATM से, AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक ना, इसके माइक्रो ATM से 10,000 रुपये तक ट्रांजैक्शन की लिमिट होगी। ऑप्शन नंबर सी ये इसका आंसर होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है ना, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, एजेंट, मर्चेंट, इन सब के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होगा और इसे जो है 31 जनवरी 2022 तक इंप्लीमेंट करना होगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है 31 जनवरी 2022 तक इंप्लीमेंट करना होगा। ठीक है, और जो गाइडलाइन जारी की गई थी NPCI के द्वारा, उसकी डेडलाइन थी 15 जनवरी 2022 तक उसको इंप्लीमेंट कर देना था। यानी कि आज हम 16 को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसकी डेडलाइन कल खत्म हो चुकी है। ठीक, NPCI की यहाँ पर बात हो रही है, तो मुंबई महाराष्ट्र में उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। दिलीप एसबे जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। ठीक है ना, दिलीप एसबे वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे NPCI के। नेक्स्ट देखेंगे,
नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO and Ministry of Statistics and Planning Implementation MOSPI has recently released the first advanced estimate FAE of national income for financial year 22. According to this, what is the projected GDP of India for financial year 22? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO और सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन कार्यालय MOSPI ने हाल ही में वित्त वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान FAE जारी किया हुआ है। इस अनुमान के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की अनुमानित GDP क्या होगी, ये इसमें पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ये भी जिसका भी 22 को एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 9.2%, अनुमानित GDP जो है 9.2% रहने का अनुमान है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, 9.2%, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसमें आप इस क्वेश्चन से ही आप लोगों को मिल जा रही हैं, जैसे कि ये पहला एडवांस एस्टिमेट किसके द्वारा मिलकर जारी किया गया, ठीक है ना। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो है किसके द्वारा मिलकर जारी किया गया है, तो NSO के द्वारा और MOSPI के द्वारा मिलकर ये जारी किया गया था, ठीक है ना। ये याद रखना आप लोग कि किसके द्वारा मिलकर ये जारी किया गया था। और इसी एस्टीमेट के अनुसार इंडिया की GDP फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.2 रहने का अनुमान है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी एस्टीमेट के अनुसार कुछ और बातें हैं, उसको भी हम लोग जानते हैं। तो जो एस्टीमेट है इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम जो है वो 1,06,975 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, ठीक है ना। 975, ठीक है ना, ये हो जाएगा। और ये जो एडवांस एस्टिमेट होता है इसका उपयोग यूनियन बजट तैयार करने के लिए किया जाता है। अभी फरवरी में हम लोगों का अपना यूनियन बजट आने वाला है ना, तो उसी के लिए जो है ये एडवांस एस्टिमेट जो है ये अभी जारी किया गया है, ठीक है, रिलीज किया गया है। तो जो एडवांस एस्टिमेट होता है इसका उपयोग जो है यूनियन बजट को तैयार करने में, उसकी एक रूपरेखा मतलब मोटी मोटी यहाँ से एक आइडिया मिलता है, तो उसको तैयार करने में किया जाता है। और फाइनेंशियल ईयर 16-17 फाइनेंशियल ईयर 16-17 से इसमें इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी बताया आप लोगों को कि फरवरी में अपना बजट आने वाला, फरवरी फर्स्ट वीक में अपना बजट आ जाएगा, तो उसी के लिए ये सब तैयारियां चल रही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी 9.2% इसका आंसर होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा 9.2%। नेक्स्ट, एज पर SBI's इकोरैप रिपोर्ट व्हाट विल बी द इंडियाज रियल GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। SBI की इकोरैप रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की वास्तविक GDP क्या होगी। वन लाइनर क्वेश्चन है, 9.5%, ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 9.5% वन लाइनर क्वेश्चन है, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया STPI नेक्स्ट साइन एंड MOU विद एक्सेल पॉइंट सिस्टम एंड व्हिच बैंक। भारत में टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STPI नेक्स्ट ने एक्सेल पॉइंट सिस्टम और किस बैंक के साथ में मिलकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, उस बैंक का नाम बताना है, ठीक है ना। जो STPI नेक्स्ट है इसने जो है एक्सेल पॉइंट और किसी एक बैंक के साथ में एक MOU साइन किया हुआ है, जिससे कि इंडिया में टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत किया जा सके। तो कौन सी वो बैंक है ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए HDFC बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पे ए HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। STPI इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो STPI है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। और इसी ने जो है HDFC बैंक और एक्सेल पॉइंट सिस्टम के साथ में अलग अलग 2 MOU साइन किए, दोनों के साथ में इंडिविजुअली एक MOU साइन किया गया, यानी कि टोटल 2 MOU साइन किए गए हैं, ठीक है, जिससे कि टेक स्टार्टअप सिस्टम को इंडिया में बढ़ावा मिल सके, ठीक है। और इसके लिए AIC STPI नेक्स्ट इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा SDFC बैंक। सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन, MD और CEO रिकॉल करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज द हेड ऑफ द रिसेंटली सेटअप सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर फिनटेक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम DPSS। भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग DPSS के फिनटेक डिवीजन के लिए हाल ही में स्थापित अलग विभाग के प्रमुख कौन है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर होगा अजय कुमार चौधरी, ठीक है, अजय कुमार चौधरी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ये बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। RBI ने अभी हाल ही में
फिनटेक के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया है, जिससे कि फिनटेक सेक्टर की जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो भी उनके चैलेंजेस हैं, जो भी उनके कंप्लेंट्स की तो बात नहीं करेंगे, कंप्लेंट्स नहीं, जिससे कि फिनटेक सेक्टर की जो भी चैलेंजेज हैं, जो भी इनोवेशंस हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको अलग से एड्रेस किया जा सके, सही तरीके से उनको अलग से एड्रेस किया जा सके। और अजय कुमार चौधरी, जिन्हें कि भी हाल ही में आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था, उन्हें इस सेपरेट डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, अजय कुमार चौधरी। और आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसी एक को और बनाया गया था। दो लोगों को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अभी हाल फिलहाल में बनाया था। एक तो है अजय कुमार चौधरी, जिनको कि इस सेपरेट डिपार्टमेंट का अलग से हेड बना दिया गया, और दूसरा कौन है जिसे आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था, वो आप लोग कमेंट करके बताओगे। जिन लोगों ने पिछले वीडियोज देखे गए वहां पर बताया गया है, ठीक है। तो दूसरा कौन है जिसे आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया, उसको आप लोग कमेंट कर फटाफट इसको आंसर देने की कोशिश करो। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फाइनेंस सोलर पंप सेट्स फॉर फार्मर्स व्हिच बैंक हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद मैकविन टेक्नोलॉजीज। किसानों के लिए सौर पंप सेट के वित्त पोषण के लिए हाल ही में किस बैंक ने मैकविन टेक्नोलॉजीज के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इसका आंसर हो जाएगा। बस वन लाइनर ही रहेगा, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के अगर हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो धारवाड़ कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। पी गोपी कृष्णा इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। कैनरा बैंक जो है वो उसको स्पॉन्सर करती है। कैनरा बैंक जो है ये इसको स्पॉन्सर करती है, ठीक है ना। इसकी टैगलाइन आप लोग बताओगे, और ऑप्शन में और भी जो बैंकें दी गई हैं, इनका हेडक्वार्टर और इनकी स्पॉन्सर बैंक कौन कौन सी हैं, ये आप लोग फटाफट कमेंट करके बता दो। नेक्स्ट, in order to improve its customer experience through Abacus 2.0 digital platform, which bank has recently partnered with Google? Abacus 2.0 डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किस बैंक ने गूगल के साथ में पार्टनरशिप किया है, भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। बस वन लाइनर ये भी रहेगा, बस वन लाइनर ये भी रहेगा। आरबीएल बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और आरबीएल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। अपनों का बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो इंटरिम एमडी एंड सीईओ जो है इसके राजीव आहूजा जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द बैंक व्हिच हैज रिसेंटली साइंड ए को-लेंडिंग एग्रीमेंट विद द एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ईसीएल फाइनेंस टू एक्सपांड प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्विसेज। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज और ईसीएल फाइनेंस के साथ प्राथमिकता वाले क्षेत्र की ऋण सेवा विस्तार करने के लिए सह उधार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी। वन लाइनर क्वेश्चन ये भी रहेगा, बस वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन है। इंडियन बैंक हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शांतिलाल जैन ये इसके सीईओ हो जाएंगे, एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। योर ओन बैंक ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। इंडियन बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी और बैंकों के बारे में सारी चीज़ें जो हैं आप लोग अभी रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, who has recently been appointed as the vice president of the Asian Infrastructure Investment Bank AIIB? हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा उर्जित पटेल, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी उर्जित पटेल इसका आंसर हो जाएगा। 1 फरवरी 2022, 1 फरवरी 2022 से अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल भी रहेगा, ठीक है, इनका टेन्योर भी रहेगा। 1 फरवरी 2022 से अगले 3 सालों के लिए इनका कार्यकाल रहेगा, यानी कि 1 फरवरी 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा उर्जित पटेल जी का। और इन्होंने डीजे पैंडियन को सक्सीड किया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, डीजे पैंडियन को इन्होंने सक्सीड किया है। अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना होता तो ये भी पूछ सकते हैं कि आरबीआई उर्जित पटेल ने किसको सक्सीड किया, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और बात हो रही है एआईआईबी की, तो एआईआईबी में टोटल 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक ना। टोटल 5 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एआईआईबी में, और उर्जित पटेल जी उनमें से एक हैं, ठीक। एआईआईबी के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बीजिंग चाइना, ठीक है ना, बीजिंग चाइना में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, आरबीआई हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड इट्स डायरेक्शन फॉर श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक टिल व्हिच डेट? आरबीआई ने हाल ही में श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक के लिए अपने निर्देश किस तारीख तक बढ़ा दिए हैं, ठीक है। 10 मई 2022, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। वन लाइनर करेंगे, बहुत डीप में इसमें नहीं जाएंगे। 10 मई 2022, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये डायरेक्शन जो है 11 जनवरी 2022 तक के लिए था। पहले ये डायरेक्शन जो था 11 जनवरी 2022 तक के लिए था, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा ऐसे आ रही, तो आप लोग थोड़ा सा समझना, इसको मैनेज करना, ठीक है ना।
11 जनवरी 2022 तक के लिए ये पहले डायरेक्शन था, लेकिन अब इसे जो है 4 और महीनों के लिए बढ़ाकर 10 मई 2022 कर दिया गया है। BR एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत में ये डायरेक्शन जारी किए गए हैं। साथ ही साथ में मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की विड्रॉल लिमिट भी लगा दी गई है RBI के द्वारा इन 4 महीनों के दौरान। इन 4 महीनों के लिए RBI ने मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की विड्रॉल लिमिट भी लगा दी है, ठीक है ना। 1 लाख रुपए तक की विड्रॉल लिमिट लगा दी गई इन 4 महीनों के दौरान, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी 10 मई 2022 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू ऑफर ए बायोमेट्रिक बेस्ड बैंकिंग पेमेंट सर्विसेज टू इट्स कस्टमर व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मिंकासुपे। अपने ग्राहकों को बायोमेट्रिक आधारित बैंकिंग भुगतान सेवा प्रदान करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने मिंकासुपे के साथ में भागीदारी की है? तो ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। मिंकासुपे की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है ना। तो मिंकासुपे जो है एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइडर है और इसी के साथ में एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक ना। अब इस पार्टनरशिप हो जाने के बाद में फिंगरप्रिंट, फेस आईडी से भी पेमेंट किए जा सकेंगे, ठीक है। यूजर नेम, पासवर्ड, OTP इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फिंगर पॉइंट और फेस आईडी से भी ट्रांजेक्शन्स पेमेंट वगैरह किए जा सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर एटलीस्ट इतना चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए यहीं पर चलो। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद लेजी पे ए बाय नाउ पे लेटर BNPL सोल्यूशन बाय द पेयू फाइनेंस टू लॉन्च लेजी कार्ड फॉर इजी क्रेडिट पेमेंट्स। आसान क्रेडिट भुगतान के लिए लेजी कार्ड लॉन्च करने के लिए हाल ही में किस बैंक ने लेजी पे के साथ में भागीदारी की है? और लेजी पे क्या है ये क्वेश्चन में दिया गया है। लेजी पे जो है ए बाय नाउ पे लेटर सोल्यूशन बाय पेयू फाइनेंस। पेयू फाइनेंस का बाय नाउ पे लेटर सोल्यूशन है ये लेजी पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा SBM बैंक ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा SBM बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और लेजी पे मैंने बताया आप लोगों से कि पेयू फाइनेंस का जो है बाय नाउ पे लेटर एक सोल्यूशन है, ये पेयू फाइनेंस के द्वारा संचालित किया जाता है और इसी ने भी हाल ही में SBM बैंक के साथ में पार्टनरशिप किया है जिससे कि कस्टमर्स को 5 लाख रुपए तक की इजी क्रेडिट प्रोवाइड की जा सके। कितने रुपए तक की, ये लिमिट भी याद रखना, ठीक है ना। कस्टमर्स को 5 लाख रुपए तक की इजी क्रेडिट प्रोवाइड की जा सके। और यहाँ पर बात किसकी हुई है? SBM बैंक की हुई है। तो SBM बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। सिद्धार्थ रथ जो है, सिद्धार्थ रथ ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। बाकी और बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली इशूड द इंडस्ट्रीज फर्स्ट लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन द गवर्नमेंट बैक्ड ब्लॉकचेन इनेबल्ड प्लेटफॉर्म कॉल्ड सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज SLDE। हाल ही में किस बैंक ने भारत सरकार समर्थित ब्लॉकचेन सक्षम प्लेटफॉर्म जिसे कि सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कहा जाता है पर उद्योग का पहला साख पत्र यानी कि लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर ही करेंगे, ठीक ना, बस इसको याद करो आप लोग। इसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की और बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। SLDE का फुल फॉर्म आप लोग याद रखना, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। SLDE का फुल फॉर्म आप लोगों को याद होना चाहिए, सिक्योर्ड लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट एक्सचेंज। और ये जो ये SLDE है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, जो ये SLDE है इसे कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? जुलाई 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। SLDE को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जुलाई 2021 में लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था ये मैं बताऊंगा अभी। कब लॉन्च किया गया था ये बता दिया गया, जुलाई 2021 में, ठीक है ना। क्यों लॉन्च किया गया इस पे आते हैं। तो जो भी लॉजिस्टिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको, उनकी जो मैनुअल प्रोसेसिंग होती है उसको ख़त्म करके उसको डिजिटल बनाने के लिए और उसको और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉमर्स के द्वारा 1 जुलाई 2021 में इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको बताया कि SLDE का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, कब ये लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी आप लोग कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर GDP के कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, तो वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि GDP कई सारे GDPs आई हुई हैं अभी हाल फिलहाल में, तो उसको अलग अलग से क्वेश्चन बनाने के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो वो करने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने ऐसे फटाफट थोड़ा सा ऐसे लिया, तो वो आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ।
तो आईसीआईसीआई बैंक के, और ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ आपको फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए बता रहा हूँ ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए बता रहा हूँ, और जो 22 वाला एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकता है ये। तो आईसीआईसीआई बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 में 9.6% रहने का अनुमान है जीडीपी, ठीक है ना। इंडिया रेटिंग के अनुसार 9.3% रहने का अनुमान है जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। सिटी बैंक के अनुसार जो है 9% रहने का अनुमान है जीडीपी, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा। और इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर आप लोग रिकॉल करते हुए चलो, कई बार बताया जा चुका है, हर क्वेश्चन में बताता हुआ चलता हूँ। तो इस टाइम पर अपने मुंह से आप लोग बोल दो किसका इसका हेडक्वार्टर ये है। एमडी सीईओ पता है तो ठीक है, टैगलाइन पता है तो ठीक है, नहीं कि एटलीस्ट हेडक्वार्टर आप लोग यहाँ पर बोलते हुए चलो। आगे बढ़ते हैं। Who has recently been appointed as the brand ambassador of the Renew by an online insurance platform? हाल ही में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसमें ये पूछा गया है कि रिन्यू बाय जो कि एक ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। राजकुमार राव ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, बस वन लाइनर ही रहेगा ये। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड इन द पार्टनरशिप विद एनपीसीआई ऑन इट्स 79th इनॉग्रेशन डे। हाल ही में किस बैंक ने अपने 79वें उद्घाटन दिवस पर एनपीसीआई के साथ साझेदारी में रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड लॉन्च किया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा यूको बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यूको बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और और ये जो डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है, रुपे सेलेक्ट कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, ये जो लॉन्च किया गया है, ये प्लेटिनम और हाई नेट वर्थ कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है। बस इतना इसमें हमको जानना है। यूको बैंक की बात हो रही है तो हेडक्वार्टर जो है इसका कोलकाता में हो जाएगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एसएस प्रसाद, ठीक है ना, एसएस प्रसाद ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है ना। यूको बैंक का मैंने बता दिया, बाकी और बैंकों का आप लोग यहीं पर रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, in order to provide fintech solutions to self-help groups, which organization has recently signed a partnership agreement with Arith Impact Digital Loans, ठीक है ना, Arith Impact Digital Loans। स्वयं सहायता समूहों को फिनटेक समाधान प्रदान करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में एरिथ इम्पैक्ट डिजिटल लोन के साथ में साझेदारी, एक समझौता साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड इसका आंसर हो जाएगा। और दोनों मिलकर, ठीक है ना, दोनों मिलकर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंड टू एंड फिनेटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। थोड़ा खांसी आ रही है मुझे, तबीयत थोड़ा सही नहीं है तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग, ठीक है। एंड टू एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये जो है एंड टू एंड फिनेटेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। तो नाबार्ड की यहाँ पर बात हुई है, तो नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो जीआर चिंताला नाबार्ड के चेयरमैन हो जाएंगे, ठीक है ना। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट कर बताओ फटाफट। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये भी आप लोग कमेंट करके फटाफट बता दो। नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली बीन एडजस्ड एज द बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट द ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट PWM। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स 2021 में हाल ही में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में चुना गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक इसका आंसर हो जाएगा। और वन लाइनर ही रहेगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। HDFC बैंक के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले कई सारे क्वेश्चन में बताया गया, लेकिन फिर से मैं बता दे रहा हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। शशिधर जगदीशन ये इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी, ठीक ना। तो HDFC बैंक के बारे में मैंने बताया, बाकी और जो बैंकें दी गई इनके सबके बारे में सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द एडिशनल चार्ज ऑफ डॉक्टर नौरंग सैनी एज द चेयरपर्सन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द 3 months टिल 5 मार्च 2022। भारत सरकार ने हाल ही में किस संगठन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नौरंग सैनी के अतिरिक्त प्रभार को 5 मार्च 2022 तक के लिए 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, 5 मार्च 2022 तक के लिए कर दिया गया है। और ये डॉक्टर नौरंग सैनी जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन है, यही इसमें पूछा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IBBI यानी कि
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा, वन लाइनर ही करेंगे इसको। नेक्स्ट, आरबीआई हैज रिसेंटली रिलीज्ड द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द अम्बुड्समैन स्कीम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। दिस रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। आरबीआई ने हाल ही में 2020-21 के लिए लोकपाल योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट कितने महीनों के लिए तैयार की गई है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 मंथ्स, ऑप्शन नंबर सी 9 मंथ्स, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट जहाँ पर भी हो, आप समझ लो कि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है अम्बुड्समैन स्कीम फॉर 2021 के लिए, तो इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इसमें पूछा गया कि जो रिपोर्ट जारी की गई कितने महीनों के लिए जारी की गई, तो 9 महीनों के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो आरबीआई ने अभी हाल ही में अम्बुड्समैन स्कीम 2020-21 के लिए अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी की, और ये रिपोर्ट 9 महीने के लिए जारी की गई, ये मैं कई बार बता चुका हूँ अभी यहीं पर, ठीक है ना। ये इसमें पूछा गया था। तो ये जो 9 महीने वाला ड्यूरेशन है ना, मतलब किस 9 महीने के लिए जारी की गई, कौन से क्या ड्यूरेशन था उसका, तो ये थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक ना। तो अगर कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये जान लो, ये जो 9 महीने वाली ड्यूरेशन है 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, ठीक ना। ये ड्यूरेशन आप लोग याद रखना। तो ये 9 महीने वाली रिपोर्ट है, ये जो जारी की गई है, ये 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है। और ऐसा इसलिए किया गया, मतलब ये 9 महीने के लिए ये रिपोर्ट इसलिए जारी की गई है क्योंकि आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल ईयर भी चेंज करके 1 अप्रैल से 31 मार्च कर लिया है, जो कि अभी करंट में बैंकों का चलता है, ठीक है ना। सरकार के साथ में अपना आरबीआई जो है अपना फाइनेंशियल ईयर गवर्नमेंट के साथ में भी मिला लिया है, मैच कर लिया है, जो बैंकों में चलता है ना 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है, अप्रैल से मार्च कर लिया है। तो आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज करके अप्रैल से मार्च कर लिया है। तो इसीलिए इस चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ये रिपोर्ट जो है 9 महीने के लिए जारी की गई। नहीं तो आमतौर पर ये रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट है। एनुअल रिपोर्ट जो होती है साल भर में एक बार जारी की जाती है और 12 महीनों के लिए जारी की जाती है। लेकिन क्योंकि आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया, तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, जिससे कि नेक्स्ट ईयर की रिपोर्टिंग सही से हो, इसीलिए ये रिपोर्ट जो है इस बार 9 महीने के लिए जारी कर दी गई। तो इसके पीछे का लॉजिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इतनी देर से मैं ये बता रहा हूँ कि आरबीआई ने अपना फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लिया, तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था कि पुराना फाइनेंशियल ईयर क्या था, ठीक ना। पुराना फाइनेंशियल ईयर क्या था, तो आरबीआई का जो पुराना फाइनेंशियल ईयर था वो जुलाई से जून का था। आरबीआई का जो पुराना फाइनेंशियल ईयर था वो जुलाई से जून का था, जिसे अब आरबीआई ने चेंज करके जो है अप्रैल से मार्च कर लिया है, ठीक है ना। नया चेंज हुआ फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई 2020 से प्रभावी भी हो गया है, ठीक है। और अब बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट की। तो जो ये एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में क्या क्या है, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करते हैं। तो ये एनुअल रिपोर्ट जारी की गई, इसमें 3 ओम्बुड्समैन स्कीम को शामिल किया गया है। कितने? 3, टोटल 3 ओम्बुड्समैन स्कीम को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से वो 3 ओम्बुड्समैन स्कीम है जिसको इस एनुअल रिपोर्ट में शामिल किया गया? तो पहला है बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है ना, बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006, ठीक है, पहला है ये। दूसरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज 2018, ठीक ना। तीसरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओम्बुड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स 2019। तो ये जो भी बता रहा हूँ ना तीनों ओम्बुड्समैन स्कीम के बारे में, ये सब आप लोग याद करते हुए चलना, लिखना आप लोगों को। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी ओम्बुड्समैन स्कीम को इसमें शामिल किया गया, या कितनी ओम्बुड्समैन स्कीम को इसमें शामिल करके एनुअल रिपोर्ट बनाई गई। तो ये सब चीज़ें समझते हुए चलो, लिखते हुए चलो, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और इन तीनों को शामिल करके एक एनुअल रिपोर्ट बनाई गई, जिससे रिलीज किया गया। और इस रिपोर्ट के अनुसार तीनों ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत में दर्ज की गई कंप्लेंट्स में 27% का इजाफा है, ठीक है ना। ये एक और डाटा आपको बताया गया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 27%, ये आप लोग याद रखना। तीनों ओम्बुड्समैन स्कीम को शामिल करके एक एनुअल रिपोर्ट जारी की गई, और ये एनुअल रिपोर्ट जो जारी की गई, इस रिपोर्ट के अनुसार तीनों ओम्बुड्समैन स्कीम को मिलाकर जो है, जो दर्ज की गई कंप्लेंट्स हैं उसमें 27% का इजाफा हुआ। ये डाटा आप लोग याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। टोटल 3,03,107 कंप्लेंट दर्ज की गई, टोटल 3,03,107 कंप्लेंट्स दर्ज की गई हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये इतनी टोटल कंप्लेंट्स दर्ज की गई हैं।
ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट दर्ज की गई। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ओम्बुड्समैन ऑफिस में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट दर्ज की गई, तो उस कंडीशन में इसका आंसर होगा चंडीगढ़। ठीक है ना, ये सब स्केल 3 वालों के लिए है। आप लोग थोड़ा सा देखिए डीप में इतना जाते हैं, हालांकि IBPS PO में नहीं जाएंगे, लेकिन स्केल 3 में इतना पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा कंप्लेंट दर्ज की गई। उसके बाद कानपुर का नंबर आता है, उसके बाद कानपुर में, चंडीगढ़ के बाद सबसे ज़्यादा कंप्लेंट कानपुर में आई, चंडीगढ़ और कानपुर के बाद सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो है वो न्यू दिल्ली में आई। ठीक है ना, तो ये तीनों चीज़ें आप लोगों को बता दी गई कहाँ पर आई। ठीक है ना, और इसी से मिलता जुलता कुछ चीज़ें हैं जो रिकॉल करना जरूरी है, जिससे कि चीज़ें और ज़्यादा बेहतर हम लोग समझ सकें और हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो सके। वो क्या है उसको भी जानते हैं। तो अभी नवंबर 2021 की अगर हम लोग बात करें, जिन लोगों ने नवंबर के वीडियोज़ अभी देख रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, उनको याद होगा ये चीज़। अभी नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम लॉन्च किया था। ठीक ना, क्या लॉन्च किया था? RBIOS। ठीक ना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, जिसको कि शॉर्ट में RBIOS बोलते हैं, इसको लॉन्च किया था। और उसको जब लॉन्च किया गया था तो इन तीनों को, ये जो तीनों ओम्बुड्समैन हैं, इन तीनों को जो है इसी में मर्ज कर दिया गया है। ठीक ना, इन तीनों को ओम्बुड्समैन को इसी में मर्ज कर दिया गया है। अब वन नेशन वन ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत में ये मर्जर किया गया है। ठीक ना, वन नेशन वन ओम्बुड्समैन के तहत में ये मर्जर किया गया है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी 9 मंथ इसका आंसर होगा। 9 मंथ का ड्यूरेशन बता दिया गया, RBI का पुराना फाइनेंशियल ईयर नया फाइनेंशियल ईयर बता दिया गया, क्यों फाइनेंशियल ईयर चेंज किया गया ये बता दिया गया, 27% कंप्लेंट्स में बढ़ोतरी हुई ये बता दिया गया, RBIOS स्कीम के बारे में बता दिया गया, जिसको कि नवंबर 2021 में PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को इस क्वेश्चन में बता दी गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। Which of the following mutual fund has recently been renamed as the White Oak Capital Mutual Fund? निम्नलिखित में से किस म्यूचुअल फंड का नाम बदलकर हाल ही में व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यस म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यस म्यूचुअल फंड इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर इसको हम लोग करेंगे। ठीक है ना, व्हाइट ओक कैपिटल, व्हाइट ओक कैपिटल जो है कैपिटल ग्रुप, ये एक ग्रुप है। व्हाइट ओक कैपिटल ग्रुप जो है ये यस बैंक के म्यूचुअल फंड बिजनेस को एक्वायर कर लिया है। तो जब एक्वायर कर लिया है तो अपना नाम, ऑब्वियस सी बात है, अपना ही नाम देगा। तो जो इसका नाम है यस म्यूचुअल फंड का नाम जो है वो बदलकर व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड कर दिया गया। बस इतना इसमें हमको जानना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। एज पर द डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, व्हाट इज द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन दिसंबर 2021? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यालय MOSPI के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या है, ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5.59%, ऑप्शन नंबर ए। 5.59% ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और पिछले 5 महीनों में ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो वन लाइनर ये भी रहेगा, तो इसमें और ज़्यादा एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का वीडियो मैंने यहीं पर ख़त्म करेंगे हम लोग इसको। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोगों ने जो है 15 जनवरी तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया, जो कि हमारा 22 को एग्जाम लगा हुआ है IBPS PO का, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, वीडियो में थोड़ा खांसी वांसी आई, आप लोगों को पता ही होगा, तो उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना। फिर भी मैंने कमिटमेंट किया था कि ये वीडियो दूंगा, तो मैंने आप लोगों को दिया। ठीक है, तो IBPS PO के लिए यहीं तक मेरा सपोर्ट था, मैं जितना सपोर्ट कर सकता था मैंने किया। और आप सभी लोगों को IBPS PO जिनका भी एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से आप लोग एग्जाम दो और एग्जाम दे के आओ, फिर बताओ कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ। ठीक है, तो आज 15 जनवरी तक का किया, और आने वाले वीडियो में इससे आगे की चीज़ें हम लोग करेंगे। वेबसाइट डेवलपमेंट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है, ऐप डेवलपमेंट चल रहा है। होपफुली इस हफ्ते में हम लोग वेबसाइट और ऐप दोनों लॉन्च कर दिया जाएगा, जहाँ पर हम लोग डेडिकेटेड पेड कोर्स अभी से स्टार्ट करेंगे स्केल 2 GBO के लिए और स्केल 3 के लिए। ठीक है ना, और आने वाले सभी कोर्स धीरे धीरे आप लोगों को उसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। सब कुछ पेड रहेगा, वहाँ पर PDF वगैरह सब कुछ आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करी जाएगी। क्विज वगैरह भी आप लोगों के लिए इन्वॉल्व किया जाएगा। मॉक टेस्ट पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, अगर चीज़ें सब कुछ बेहतर रही, फेवर में रही, तो मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलो आज का वीडियो बस यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं।